हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। हर मंथ आपके लिए मैं मंथली करंट अफेयर की सीरीज लेके आता हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर अगर कवर नहीं हुए हैं, तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए। प्लेलिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर आपको प्रीवियस मंथ के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। 1-1.5 साल के करंट अफेयर एग्जाम में पूछे आते हैं। 10-15 वीडियो आपको एग्जाम से पहले देखना होंगे एंड करंट अफेयर का आपका टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम जुलाई 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस मंथ में वेरी इंपॉर्टेंट निकल कर आए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हमको स्किप नहीं करना है। और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे ऑप्शन दे रखा है, पीडीएफ वाले सेक्शन में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 2025 में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने 12 मराठा फोर्ट्स को अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। इसी के साथ साथ ये भारत की 44वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई हैं। ये जो 12 फोर्ट है, ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। ये फोर्ट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की कल्चरल श्रेणी में जोड़ी गई हैं। अब भारत में 36 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स टाइप की साइट हो चुकी हैं। भारत की एकमात्र मिक्स साइट जो है वो कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। भारत की 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी रही है? असम में स्थित चराईदेव मोइदम। ये भी दिमाग में रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की बात करें तो ये ऐसी जगह होती हैं जिसे यूनेस्को द्वारा ग्लोबल लेवल पर मान्यता दी जाती हैं। ये साइट 3 प्रकार की होती हैं, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। तो जुलाई 2025 में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? फोर्ट्स ऑफ मराठास, मराठाओं के किले को। डी आंसर। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन भी हो चुका है एंड विंबलडन हाल ही में भी कंप्लीट हुआ है। विंबलडन की बात करें तो पुरुष और महिला वर्ग की बात करें सिंगल में, तो पुरुष वर्ग में जीता है जेनिक सिनर ने। फाइनल जो हुआ था कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर के बीच में हुआ था। जेनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं एंड कार्लोस अल्कराज जो हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और जेनिक सिनर ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है यहाँ पर। जेनिक सिनर, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये विंबलडन का 138वां एडिशन है। वुमेन्स की बात करें तो ईगा स्वेतेक ने, जो कि पोलैंड की प्लेयर हैं, उन्होंने विंबलडन 2025 की महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। विंबलडन दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है। 2024 की बात करें विंबलडन की ही, तो मेन सिंगल का टाइटल जीता था कार्लोस अल्कराज ने और वुमेन सिंगल का टाइटल जो जीता था वो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था पिछले साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो 17th ब्रिक्स समिट का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 4 से 6 जुलाई के बीच में किया गया। कहां पर? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील। डी आंसर। इस समिट में ब्रिक्स ने पहलगाम टेरर अटैक की भी निंदा करी है, जो कि हाईलाइटेड रहा है। ब्रिक्स की बात करें तो 11 देशों का एक इंटरनेशनल ग्रुप है। यह ट्रेड, इकोनॉमी और ग्लोबल चेन पर वार्ता और सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया था। करंटली जो इसके मेंबर हैं, 11 देश हैं, वो कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 16 जून 2009 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हुआ था। इससे पहले जो 16वां समिट था ब्रिक्स का, वो कजान रशिया में हुआ था 2024 में। और 17वां समिट जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 11 जुलाई को। इस दिवस को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1989 में घोषित किया गया था। सी आंसर। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीला ओबेलेला को 2025 पेन प्रिंटर प्राइज से सम्मानित किया गया। पेन प्रिंटर प्राइज हर साल ब्रिटेन में रह रहे लेखक को इंग्लिश साहित्य के लिए दिया जाता है। इन्हें ये पुरस्कार जो है 10 अक्टूबर 2025 को दिया जाएगा। हर साल पेन प्रिंटर प्राइज के साथ इंटरनेशनल राइटर ऑफ करेज अवार्ड भी दिया जाता है। पेन प्रिंटर प्राइज की बात करें तो यह अवार्ड लिटरेचर में नोबेल विनर हैरोल्ड पिंटर के नाम पर दिया जाता है। ऐसे इंग्लिश लेखक को दिया जाता है जो ब्रिटिश है या फिर ब्रिटेन में रह रहा हो और उसकी लिखी हुई कृतियों ने समाज पर गहरा असर डाला हो।
लीला ओबेलेला की बात करें तो स्वीडन देश से संबंधित हैं, अभी करंटली स्कॉटलैंड में रह रही हैं। डी आंसर। हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया? तो जुलाई 2025 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख, हरियाणा एंड गोवा के लिए नए गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं। लद्दाख की बात करें तो कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया है उपराज्यपाल। हरियाणा की बात करें तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष को नियुक्त किया राज्यपाल के रूप में, इन्होंने बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। एंड गोवा की बात करें तो अशोक गजपति राजू को राज्यपाल नियुक्त किया है, इन्होंने PS श्रीधरन पिल्लई का स्थान लिया। यहाँ पर असीम कुमार घोष बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह उल्लेख करता है। आर्टिकल 239 बोलता है कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये चीज भी क्लियर रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर हरियाणा की बात हो रही है तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष। डी आंसर। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो 14 जुलाई को यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कर्नाटका शिवमोगा जिले में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। इस ब्रिज का नाम है सिगंदूर ब्रिज। इसकी लंबाई है 2.44 किलोमीटर। ये पुल अंबरगोडलू को कलासवाली से कनेक्ट करता है। इस पुल को शरावती ब्रिज और अंबरगोडलू कलासवाली ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। शरावती रिवर की बात करें, ये नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। इसका उद्गम कर्नाटक के शिवमोगा जिले में होता है। इस नदी पर ही भारत का प्रसिद्ध जो वाटरफॉल है जोग फॉल्स, वो स्थित है। किस राज्य में बनाया गया है यहाँ पर? कर्नाटक। डी आंसर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसे हाल ही में अप्रूव किया गया, इसके लिए 2025-26 के लिए वार्षिक बजट कितना रखा गया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को अप्रूवल दे दिया है। यह स्कीम 11 मिनिस्ट्री की 36 स्कीम्स को मिलाकर बनाई गई है। यह स्कीम 6 साल के लिए लागू की गई है और ये 2031-32 तक चलाई जाएगी। इसके लिए 2025-26 के लिए 24,000 करोड़ का बजट जारी किया गया है। कितना? 24,000 करोड़ का। ये देश भर के 100 जिलों में लागू की जाएगी। हर राज्य से कम एक जिला जरूर चुना जाएगा। इन 100 जिलों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा से रिजाइन कर दिया। उन्होंने अपने रिजाइन का कारण अपनी हेल्थ को बताया है। उनके रिजाइन करने के बाद डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण ने राज्यसभा की मीटिंग्स कराई है। राज्यसभा के चेयरमैन के इलेक्शन की बात करें तो राज्यसभा के चेयरमैन का कोई अलग चुनाव नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। हमारे संविधान की बात करें तो आर्टिकल 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 64 बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एंड आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका दिया गया है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के सब मेंबर्स वोट देते हैं। इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर वोट देते हैं। इसमें वोटिंग जो होती है सीक्रेट बैलेट में की जाती है। अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा बिल्कुल, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बिल्कुल सही, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला लेते हैं, हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच किस मंदिर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है? तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच वॉर जैसी सिचुएशन हमको देखने को मिली। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट प्रीवियर मंदिर और तामुएन थाम मंदिर को लेकर है। ये जो विवाद है कोई बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि 1 सदी पुराना है। प्रीवियर टेम्पल की बात करें, एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो कि शिव जी को समर्पित है। इसे खमेर एम्पायर के राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था। अब ये देखना बाकी है कि आगे क्या होगा, यह विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझेगा या फिर तनाव और बढ़ेगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, बी एंड सी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है OSS करंट अफेयर। इसी OSS करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDFs आने वाली है, ये सारी PDF मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है OSS पैकेज। इस OSS पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई-बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल PDF मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं।
जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है तो 100 RGS में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आता है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा उसके 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो जुलाई 2025 में पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए मालदीव गए थे। उन्हें मालदीव के 16th इंडिपेंडेंस डे का गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था। मालदीव अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो 26 जुलाई को सेलिब्रेट करता है। 26 जुलाई 1965 को यूके के रूल से उन्हें आज़ादी मिली थी। यहाँ पर मालदीव सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? किसके मध्य आयोजित किया गया? इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जोधपुर राजस्थान में जुलाई में देखिए शुरू हुई थी और 30 जुलाई तक ये आयोजित की गई। ये एक्सरसाइज इससे पहले 2023 में जोधपुर में ही आयोजित की गई थी। ये एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी 2005 में, इंडिया और सिंगापुर। तो यहाँ पर बी आंसर। FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इस वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप का आयोजन जो है 5 से 29 जुलाई तक किया गया जॉर्जिया में। इसमें भारत की दिव्या देशमुख ने भारत की ही कोनेरू हम्पी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद दिव्या देशमुख जो है इसे जीतने वाली पहली इंडियन बन गई है। दिव्या देशमुख इसे जीतने के बाद भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर और भारत की चौथी वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिव्या देशमुख। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव कहाँ पर चलाया गया? तो इंडियन आर्मी की चिनार क्रॉप्स के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के पास में ऑपरेशन महादेव को लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत 3 टेररिस्ट को मारा गया। इसमें से एक जो था वो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था। तो कहाँ पर चलाया गया था ऑपरेशन? ये जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की 1 एयरपोर्ट 1 प्रोडक्ट पहल कहाँ पर लॉन्च की गई? तो इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने तूतीकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु से की है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। योजना को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत के एयरपोर्ट्स को रीजनल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए हब के रूप में विकसित करना और किसानों और स्थानीय उत्पादकों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना। यहाँ पर तूतीकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु करेक्ट होगा। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। यह किस खेल नीति का स्थान लेगी? तो इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से देश को ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में मजबूत बनाया जाएगा। देश के खेल परिदृश्य को एक नया आकार देना और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, ये न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य है। ये जो पॉलिसी है मौजूदा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 का स्थान लेगी। भारत की फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है 1984 में लागू की गई थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में हुई थी, तो उसमें खेल विभाग के अंतर्गत सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 का स्थान लेगी। ए आंसर। भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया? कहाँ पर लॉन्च किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम को लॉन्च किया गया। इसे इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत घरों पर पारंपरिक एड्रेस की जगह पर QR कोड वाली डिजिटल प्लेट लगाई जाएगी। इन प्लेट्स में घर की GPS लोकेशन भी होगी। इन प्लेट्स में QR कोड होगा जिसको स्कैन करने पर घर का एड्रेस और उसका लोकेशन मिलेगा। इसका बेनिफिट यही है कि घर के एड्रेस की पहचान को आसान बनाएगा,
नगर निगम की सर्विस जल्दी मिल सकेगी एंड इमरजेंसी के समय घर का पता जल्दी लगाया जा सकेगा। तो इंदौर यहाँ पर सी आंसर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शिखर धवन ने इस बुक को लिखा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी है उनकी, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इस किताब में उन्होंने अपनी क्रिकेट जर्नी और अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया है। इस किताब को हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा पब्लिश किया गया। यहाँ पर शिखर धवन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो जैसे सौरव गांगुली यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, तो इनकी भी एक बहुत फेमस बुक है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह की बात करें तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। वीवीएस लक्ष्मण की बात करें तो 281 एंड बियॉन्ड, ये वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। एंड एक और ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है ये? निजामाबाद, तेलंगाना में। होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा हल्दी बोर्ड के हेडक्वार्टर का इनॉग्रेशन किया गया। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का उद्देश्य एक ही है कि भारत में टर्मरिक सेक्टर को बढ़ावा देना। भारत का एम है कि टर्मरिक के निर्यात को 2030 तक 1 बिलियन करना। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई है? 14 जून 2025 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर निजामाबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट आता है, पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो जुलाई 2025 में सूर्यमुखी देवी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध मणिपुरी क्लासिकल डांसर थी, मणिपुर स्टेट से संबंधित थी। 2025 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य बिल्कुल करेक्ट होगा। मणिपुरी डांस की बात करी हमने तो भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस में से एक है। इसका ओरिजिन है मणिपुर। इस डांस की बात करें तो इसमें मुख्यतः भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं के बारे में बताया जाता है। अगला है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो हुरून संस्था ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किया। इसमें भारत की रैंक रही है 3rd। भारत के पास 64 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। 2024 में भारत की 3rd रैंक थी और अभी भी 2025 में भारत की रैंक है 3rd। 2024 में टोटल यूनिकॉर्न थी 67, जो कि अब कितनी रह गई है? 64 रह गई है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना एंड तीसरे पे भारत है। अगर यूएसए से कंपैरिजन करें तो यूएसए के पास टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स जो है 2025 में वो 758 है और भारत के पास मात्र 64 है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। अगला है, अफ्रीकी देश घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से इनमें से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है। जून 2025 में, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को साइप्रस देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया गया था। अलग अलग देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जा चुके हैं। 2024 में भी कई देशों से मिले इन्हें, भूटान, रशिया, नाइजर, डोमिनिका, गुयाना, बारबाडोस। तो इनको भी एक बार दिमाग में रखिएगा, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, हाल ही में उन्होंने लाइव स्टॉक फार्मिंग को एग्रीकल्चर स्टेटस दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है। लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात करें तो अब एनिमल्स को ह्यूमन नीड के लिए पाला जाता है, उनके प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? लाइव स्टॉक फार्मिंग कहते हैं, पशुधन खेती, जैसे कि काऊ, गोट, शीप, इन सभी को। पहले लाइव स्टॉक फार्मिंग को, पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा नहीं मिला हुआ था, बट अब स्टेटस मिलने के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी स्कीम का फायदा लाइव स्टॉक फार्मर भी ले पाएंगे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। बोनालू त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना में। हाल ही में 26 जून को यह त्यौहार सेलिब्रेट किया गया। ये जो त्यौहार है 1 महीने तक चलने वाला त्यौहार है। बोनालू एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। आषाढ़ महीने में यानी जुलाई अगस्त में से सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्यौहार महाकाली की पूजा करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। बोनालू का मतलब होता है भोजन। इस त्यौहार में जो महिलाएं होती है वो चावल बनाती हैं और उसे मटकों में भरकर सर पर रखती हैं और अपने आप को और मटकों को नीम से सजाकर गॉडेस महाकाली को भोग लगाती हैं। तो बहुत ही अनोखा त्यौहार है, तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में रूस में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी का कारण किन 2 प्लेटों का आपस में टकराना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 जुलाई को रशिया के कामचटका पेनिनसुला में
8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। इस सुनामी ने रशिया, जापान, अलास्का और हवाई को अफेक्ट किया है। यह अर्थक्वेक दुनिया के सबसे बड़े अर्थक्वेक में से एक है। यह अर्थक्वेक की बात करें तो पैसिफिक प्लेट और ओखोत्स्क प्लेट के आपस में टकराव से आया है। ओखोत्स्क प्लेट की बात करें तो ये माइक्रो प्लेट हैं जो कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का हिस्सा हैं। ये दोनों जो प्लेट हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सरक रही है, जिससे तीव्र भूकंप हमको देखने को मिला है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है क्वेश्चन, रॉ के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। उन्होंने रवि सिन्हा को रिप्लेस किया है। पराग जैन की बात करें तो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, वर्तमान में रॉ के एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख हैं। अब रॉ के चीफ के रूप में काम करेंगे। रॉ की बात करें तो ये फॉर्म्ड हुई थी 1968 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ कौन है? पराग जैन है। और पहले चीफ कौन थे? रामेश्वर नाथ काऊ थे। ये भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो कौन बनी है? स्मृति मंधाना। जुलाई 2025 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मैच में उन्होंने शतक लगाया। उन्होंने इस मैच में 62 बॉल में 112 रन बनाए। इसके बाद वे इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स टेस्ट, ओडीआई एंड टी20 में शतक बनाने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं और दुनिया में ऐसा करने वाली वर्ल्ड की 5th वुमेन प्लेयर भी बन गई हैं। कौन? स्मृति मंधाना। डी आंसर। सूरीनामा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कौन बनी है? जेनिफर गिरलिंग सिमन्स हाल ही में सूरीनामा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सूरीनामा की बात करें तो साउथ अमेरिका में एक देश है। रिसेंटली WHO ने सूरीनामा देश को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था, जिसके बाद ये अमेजन रीजन का पहला देश बना था जिसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर जेनिफर गिरलिंग्स सीमन्स करेक्ट आंसर होगा। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन बीजिंग, चाइना में 2 से 7 जुलाई के बीच में किया गया। भारत ने इसमें कुल 9 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में भारत दूसरे स्थान पर आए। 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। कुल कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। डी आंसर। दानस नामक चक्रवात या फिर टाइफून ने किस देश को प्रभावित किया है? किस देश को प्रभावित किया है? ताइवान। इसने फिलीपींस और ताइवान को प्रभावित किया है। ट्रॉपिकल टाइफून दानस साउथ चाइना सी में बना था और इसने फिलीपींस एंड ताइवान देश को प्रभावित किया था। यहाँ पर ताइवान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चित कालादान प्रोजेक्ट किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? जॉइंट प्रोजेक्ट है। देखिए, सबसे पहले कालादान प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका पूरा नाम है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के मकसद की बात करें तो इसका मकसद है भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत के मेनलैंड से बेहतर तरीके से जोड़ना, ताकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुंचना आसान हो सके और वहां का विकास तेजी से हो सके। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें एक ही रूट पर 3 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा: सी रूट, रिवर रूट एंड रोड रूट। इसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी, जब भारत और म्यांमार के बीच समझौता हुआ था। इस प्रोजेक्ट को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा देखा जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस रूट में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले कोलकाता से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक समुद्री जहाज जाएंगे, फिर वहां से पलटवा तक कालादान नदी के जरिए माल की ढुलाई होगी और उसके बाद मिजोरम के जोरिनपुई तक सड़क के माध्यम से सामान आएगा। मतलब पूरा रूट जो होगा वो कोलकाता से सितवे पोर्ट से पलटवा से जोरिनपुई और वहां से आइजोल। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा फायदा होगा कि नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन मजबूत होगा। नॉर्थ ईस्ट से सीधा समुद्री व्यापार जो है वो किया जा सकेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो पहले दूरी लगभग 1000 किलोमीटर की थी, वो इस प्रोजेक्ट के जरिए 600 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। तो यहां पर पूछा जा रहा है कालादान प्रोजेक्ट किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? इंडिया और म्यांमार। सी आंसर। नेक्स्ट आता है $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन सी बनी है? तो एनवीडिया दुनिया की पहली पब्लिक कंपनी बन गई है जिसकी वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। इसके पहले इतिहास में कोई भी कंपनी नहीं है जिसकी वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन थी। एनवीडिया के बाद एप्पल है जिसकी वैल्यूएशन अब लगभग 3.9 ट्रिलियन हो गई है। एनवीडिया की मार्केट वैल्यू अब फ्रांस, ब्रिटेन और इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा है। एनवीडिया की बात करें तो जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट बनाने का काम करता है, जो कि एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एआई के फेमस होने के कारण एनवीडिया की वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई है। एक अमेरिकन कंपनी है, ध्यान रखिएगा। कब फाउंड हुई थी? 1993 में। डी आंसर।
मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो असम गवर्नमेंट द्वारा गज मित्र इनिशिएटिव को शुरू किया गया। ये इनिशिएटिव मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किया गया है। इसे असम की 5 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। इसके तहत जंगल को ज़्यादा हरा भरा किया जाएगा ताकि एलिफेंट्स को फूड के लिए दूसरी जगह ना जाना पड़े। एलिफेंट्स के लिए कई कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। लोगों को एलिफेंट्स के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में सिखाया जाएगा। तो किस राज्य में शुरू की गई? असम में शुरू की गई। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इंडिया की वुमेन हॉकी प्लेयर है दीपिका। उनको पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे इस अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय विनर हैं। ये अवार्ड जो है FIH हॉकी प्रो लीग के सबसे रचनात्मक और जो क्रिएटिव एंड स्किलफुल प्लेयर होता है उसको दिया जाता है। ये जो अवार्ड है दीपिका को फरवरी में नीदरलैंड के खिलाफ एक गोल के लिए दिया गया है। तो दीपिका, डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे जारी करें। इसके तहत इंदौर लगातार 8वीं बार भारत के सबसे क्लीन सिटी बन गया है। यह अवार्ड इंदौर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा न्यू दिल्ली में दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण इंडियन गवर्नमेंट की एनुअल रैंकिंग होती है। इस बार इस सर्वेक्षण में एक नई कैटेगरी ऐड की गई थी, सुपर स्वच्छ लीग। सुपर स्वच्छ लीग में उन 15 शहरों को शामिल किया गया था जो पिछले 3 साल में 2 टाइम टॉप 3 में आए हो। यहाँ पर इंदौर बिल्कुल करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई 2025 को किसे प्रदान किया गया? तो इस बार संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बात करें तो 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को और कैनेडी ओडेडे को। यह पुरस्कार हर 5 साल में एक बार नेल्सन मंडेला डे पर दिया जाता है उन लोगों को जो मानव अधिकार, सामाजिक न्याय और मानवता के लिए काम करते हैं। नेल्सन मंडेला हम सभी को पता ही है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्हें रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिलीवर्स डायलेमा अभिषेक चौधरी ने लिखी है। यह किताब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीतिक यात्रा पर आधारित है। इसमें एक खास बात बताई गई है। 1977 में अटल जी और विदेश मंत्री मोशे दयान के बीच एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका उल्लेख हमको इस बुक में देखने को मिलता है। कौन है लेखक? अभिषेक चौधरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र जो है रीजनल सेंटर भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का साउथ एशिया का रीजनल सेंटर आगरा के सिंगना में खोला जाएगा। इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है पोटैटो की क्वालिटी में सुधार करना और पैदावार बढ़ाना। तो उत्तर प्रदेश, सी आंसर। भारत का पहला ओवरपास वन जीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है? इंडियाज फर्स्ट ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो भारत का पहला ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। इसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये पूरा कॉरिडोर लगभग 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें बनाया गया है एक अंडरपास जिसकी लंबाई है 1.2 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा अंडरपास भी है। ये पूरा कॉरिडोर रणथंबोर टाइगर रिजर्व से होता हुआ जाता है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बेसिकली रोड या फिर रेलवे पर बनाया जाता है। इससे एनिमल्स आसानी से बिना टकराए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करी तो 1350 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है। इससे कौन कौन से राज्य से होकर जाता है? ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। स्टार्ट हुआ था 2019 में PM मोदी द्वारा। 80% तक काम हो चुका है। 2027 तक पूरे होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे करेक्ट होगा। CBDT के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो CBDT के चेयरमैन है रवि अग्रवाल। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक अब इनका कार्यकाल होगा। CBDT की बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत में डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को संभालती हैं। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1964 को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया INS उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो 1 जुलाई 2025 को इंडियन नेवी को INS उदयगिरी वॉरशिप दिया गया। इसे मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया दूसरा वॉरशिप है। इससे पहले 2024 में INS नीलगिरी भी इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत 7 स्टेल्थ फ्रेगेट्स यानी युद्धपोत बनाए जा रहे हैं
जो कि रडार, सोनार, इंफ्रारेड जैसे सेंसर से बच निकलते हैं, यानी दुश्मन की नजरों से छुपे रहते हैं। इन वॉरशिप को नीलगिरी क्लास फ्रेगेट्स कहा जाता है। ये पुरानी शिवालिक क्लास वॉरशिप को रिप्लेस करेगी। प्रोजेक्ट 17A का मकसद है इंडियन नेवी को मॉडर्न और पावरफुल बनाना। 7 स्टेल्थ वॉरशिप के नाम जो है वो कौन कौन से हैं? INS नीलगिरी, INS उदयगिरी जो हाल ही में अभी शामिल हुई, इसके बाद INS तारागिरी आएगा, फिर महेंद्रगिरी आएगा, हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी। तो ये भारत के वो 7 युद्धपोत हैं, वॉरशिप्स हैं जो कि भारत को समुद्र में और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अमेज़न क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? किसे घोषित किया है? सूरीनामा को। हाल ही में WHO ने सूरीनामा कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। इसके बाद सूरीनामा अमेज़न रीजन का पहला देश बना है जिसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया। सूरीनामा अब दुनिया का 46वां देश बन गया है जिसे WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया है। यहाँ पर सूरीनामा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर आयोजन किया जाएगा इसका? श्रीनगर में। श्रीनगर की फेमस डल लेक में इसका आयोजन किया जाएगा 21 से 23 अगस्त के बीच में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? श्रीनगर में। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो रशिया पहला देश बना है जिसने अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली मान्यता दी है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद में रूस ऐसा करने वाला पहला देश बना है। रशिया ने इसके बाद तालिबान को अपनी बैंड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटा दिया है। इसी के साथ रशिया ने तालिबान द्वारा नियुक्त अफगानिस्तान के नए एम्बेसडर गुल हसन को भी स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर रशिया बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? DRI के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। देखिए जुलाई 2025 में DRI ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट शुरू किया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था पाकिस्तान द्वारा इलीगल लाए जा रहे सामान को रोकना। इस ऑपरेशन के तहत 9 करोड़ का सामान सीज किया गया। इस ऑपरेशन के अंतर्गत कई शेल कंपनीज की पहचान की गई जो ये इलीगल ट्रेड कर रही थी। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से ट्रेड पर बैन लगा दिया था। पाकिस्तान अपना सामान UAE का बताकर मुंबई पोर्ट पर इंपोर्ट कर रहा था। इसी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया था? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय। सी आंसर। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। इसे सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। इसका निर्माण 2027 तक पूरा होगा। बात करें कि डेटा सेंटर क्या होता है, तो डेटा सेंटर ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर, सर्वर, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्किंग टूल्स एक साथ रखे जाते हैं। इसका यूज डिजिटल डेटा को स्टोर, प्रोसेस और ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब बात करें कि ग्रीन डेटा सेंटर क्या होता है, तो एक ऐसा डेटा सेंटर होता है जिसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करे और एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। सी आंसर। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया है? तो PM मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया। यह अवार्ड त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ध्यान रखिएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट आता है, कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं? तो 5 जुलाई को कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बनाया गया है। कोलंबिया इसका 10वां और उज्बेकिस्तान इसका 11वां मेंबर बना है। इसके बाद NDB के टोटल कितने मेंबर हो गए? 11 हो गए। NDB की बात करें तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चाइना, शंघाई में है। डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। यहाँ पर कोलंबिया और उज्बेकिस्तान करेक्ट होगा। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट इक्वल कंट्रीज, सबसे समान देशों में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड बैंक ने जीनी इंडेक्स 2025 जारी किया है। इसमें भारत की 4th रैंक आई है और भारत का स्कोर रहा है 25.5। ये इंडेक्स देश के लोगों के बीच इनकम और वेल्थ में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को नापता है। यानी भारत में गरीब और अमीर के बीच बहुत ही कम डिफरेंस है। जीनी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिससे यह मापा जाता है कि किसी देश में लोगों के बीच इनकम का बंटवारा कितना असमान है। यहाँ पर अगर पहले स्थान की बात करें तो कौन सी कंट्री रही है? स्लोवाकिया रही है। भारत की रैंक रही है 4th। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है
दिल्ली में। इस बायोबैंक की बात करें तो अभी तक इसमें 10,000 से भी ज़्यादा भारतीयों का जेनेटिक और हेल्थ डेटा स्टोर किया जा चुका है। नेशनल बायोबैंक क्या होता है? एक ऐसा डेटा सेंटर होता है जहां पर इंसानों का जेनेटिक और हेल्थ डेटा स्टोर किया जाता है। इस डेटा से पता चल सकता है कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है और किस प्रकार का इलाज उसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। तो न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, खबरों में रही सीन नदी जिसे 100 साल बाद फिर से तैराकी के लिए खोल दिया गया, किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? फ्रांस में। हाल ही में इसे 100 साल के बाद तैराकी के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर तैराकी को 1923 में पॉल्यूशन और ट्रैफिक के कारण बैन कर दिया गया था। कई दशकों से सीन रिवर की सफाई पर काम किया जा रहा है। 20 सालों में इसमें पॉल्यूशन लेवल बहुत ही कम कर दिया गया है। फ्रांस में स्थित है सीन रिवर। यूरोप की एक बहुत ही फेमस रिवर है जिसकी लेंथ है 777 किलोमीटर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कहां पर शुरू की गई? तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गांवों को गरीबी से मुक्त बनाना है। इसके तहत बीपीएल परिवारों को 1 लाख तक की हेल्प दी जाएगी। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रति परिवार 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना में जो परिवार खुद से पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ चुके हैं उन्हें सम्मान के तौर पर 21,000 रुपये दिए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? तो संजोग गुप्ता को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया सीईओ नियुक्त किया गया। वे पहले भारतीय हैं जिन्हें सीईओ बनाया गया है। आईसीसी के सीईओ और चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन आईसीसी का हेड होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। सीईओ की बात करें तो चेयरमैन के बाद सबसे बड़ी पोजीशन होती है। आईसीसी के डे टू डे काम को मैनेज करता है सीईओ। आईसीसी के जो सभी टूर्नामेंट्स होते हैं उसका मैनेजमेंट भी सीईओ ही करता है। तो यहाँ पर संजोग गुप्ता। जामाता अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो जुलाई 2025 में भारत और जापान के बीच में जामाता एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इसे इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड ने मिलकर चेन्नई तमिलनाडु में किया है। जापान में जामाता का मतलब होता है फिर मिलेंगे। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य यही है कि दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। यहाँ पर इंडिया एंड जापान। 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बनेगा? तो बुल्गारिया जो है ये 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन का 21वां मेंबर बन जाएगा। इसके बाद बुल्गारिया की ऑफिशियल करेंसी जो होगी वो यूरो हो जाएगी। यूरो जोन की बात करें तो यह यूरोपियन यूनियन देश के वे देश का ग्रुप हैं जहां पर ऑफिशियल करेंसी यूरो है। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं पर यूरो जोन में केवल 21 मेंबर हैं। कब हुआ था इसका फॉर्मेशन? जनवरी 1919 में हुआ था। यहाँ पर बुल्गारिया। कैरेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है? तो जुलाई 2025 में कैरेज संस्था ने द हिडन बैटल फॉर रेयर अर्थ स्ट्रेंथनिंग अल्टरनेटिव सप्लाई चेन रिपोर्ट जारी करी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में दुनिया का 8% रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व हैं, जबकि चीन के पास दुनिया का 49% रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व हैं। टॉप रैंक की बात करें तो चाइना के पास 49%, ब्राज़ील के पास 23% और इंडिया के पास है 8%। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत रेयर अर्थ एलिमेंट दुर्लभ पृथ्वी तत्व का भंडार है? तो 8% डी आंसर। नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार कॉर्टेम बेबी को किस देश ने मंजूरी दी है? तो 8 जुलाई को स्विट्जरलैंड ने कॉर्टेम बेबी नाम की एक नई दवा को अप्रूवल दिया है। ये दवा न्यूबॉर्न्स यानी नवजात शिशुओं के लिए है। दुनिया की पहली मलेरिया की दवा है जो कि इतने छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। ये दवा 4.5 kg से कम वजन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बनाई गई है। अभी तक ऐसी कोई भी अप्रूव्ड दवा जो है वो मौजूद नहीं थी जो इतने छोटे बच्चों में मलेरिया का इलाज कर सके। तो किस देश ने मंजूरी दी है? स्विट्जरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, कारनाक ब्रिज जिसका नाम बदलकर सिंदूर फ्लाईओवर कर दिया गया है कहां पर स्थित है? तो जुलाई 2025 में कारनाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। यह ब्रिज मुंबई में स्थित है और इस ब्रिज का इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। यह ब्रिज 154 साल पुराना था जो कि इनसिक्योर पाए जाने के बाद 2022 में गिरा दिया गया था। नया ब्रिज बनने में 3 साल लगे और 60 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है। यह पहले 2 लेन ब्रिज था, अब इसे 4 लेन बनाया गया है। तो मुंबई में स्थित है। हाल ही में स्वीकृत अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा? तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से होकर जाएगा। इसके लिए नामदफा टाइगर रिजर्व से
310 हेक्टेयर जंगल को हटाया जाएगा, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी में भी है। ये प्रोजेक्ट जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा बनाया जा रहा है। नामदफा टाइगर रिजर्व, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पर नामदफा टाइगर रिजर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1985 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखता है। ये 1974 में स्टैब्लिश किया गया था और 1983 में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बना था। नामदफा टाइगर रिजर्व। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है? तो 11 जुलाई को महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया। ये पुरस्कार उन्हें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि 11 जुलाई को सेलिब्रेट होता है, उस दिन दिया गया। ये जो अवार्ड है 2 कैटेगरी में दिया जाता है, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस। बात करते हैं कि इन्हें क्यों अवार्ड दिया गया, तो ये सम्मान उन्हें लिंग आधारित गर्भपात, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को रोकने और लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड यूएन द्वारा दिए जाने वाला एक इंटरनेशनल अवार्ड है। ऐसे इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में काम किया हो। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और 1983 में पहली बार इंदिरा गांधी को दिया गया था। 2025 में किसे दिया गया है? वर्षा देशपांडे को। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की 2024 आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने 2024-25 के लिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी की लिस्ट भी जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत की 8th रैंक आई है। इससे पहले 2023-24 में भारत की 10वीं रैंक थी। टॉप कंट्रीज की बात करें तो पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जो कि लगभग $2360 बिलियन का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देता है। चाइना दूसरे नंबर पर है एंड जर्मनी तीसरे नंबर पर है। भारत की रैंक क्या आई है? 8th आई है। यहाँ पर डी आंसर। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो जुलाई 2025 में सोनाली मिश्रा को आरपीएफ का पहला महिला डायरेक्टर जनरल चुना गया है। वे इस पद को अगस्त 2025 से अक्टूबर 2026 तक संभालेगी। सोनाली मिश्रा की बात करें तो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। यहाँ पर सोनाली मिश्रा। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब चेल्सी एफसी ने जीता है। फाइनल मैच चेल्सी एफसी ने पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अब तक की सबसे सफल क्लब की बात करें तो रियल मैड्रिड रहा है, जिसने 5 बार ये खिताब जीता है। यहाँ पर चेल्सी एफसी। इस बार ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का 21वां एडिशन था। 14 जून से 13 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया था यूएसए में। अगला आता है नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अभिजीत सेठ को नेशनल मेडिकल कमीशन का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम भारत में मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इनको रेगुलेट करता है। इसने 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। कब हुई थी इसकी स्थापना? एनएमसी की 2020 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर डॉक्टर अभिजीत सेठ करेक्ट है। बी सरोजा देवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो 87 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में भी निधन हुआ। इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्होंने 200 से ज़्यादा कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी मूवीज़ में काम किया है। कर्नाटक राज्य से संबंधित है। 1992 में पद्म विभूषण मिला था इनको एंड 1969 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो किस क्षेत्र से संबंधित थी? सिनेमा से। बहदियन खलाम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो बहदियन खलाम त्योहार एक डांस फेस्टिवल है। इसे हर साल जुलाई के महीने में मेघालय की जयंतिया हिल्स में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल को जयंतिया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 11 से 14 जुलाई के बीच में सेलिब्रेट किया गया। बहदियन खलाम का मतलब होता है बीमारी को दूर भगाना। यह फेस्टिवल हैजा की बीमारी के खत्म होने के जश्न के रूप में शुरू हुआ था। कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से इनमें से किसे सम्मानित किया गया? तो 2024 का कलिंग रत्न अवार्ड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। यह अवार्ड उन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में सुधारों और इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। इस अवार्ड को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। 2021 के बाद अब दिया जा रहा है ये पुरस्कार। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो 17 जुलाई 2025 को यूलिया सिवरिडेंको को यूक्रेन का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा की गई। यूलिया की बात करें तो यूक्रेन की 19th प्राइम मिनिस्टर बनी है।
प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले यूक्रेन की फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थी। यहाँ पर सी आंसर। लुप्त प्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने एंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है क्रिटिकली एंडेंजर्ड पौधों की प्रजातियों को रिवाइव करना। ये प्रोग्राम उन 14 पौधों पर केंद्रित है जिन्हें IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल घोषित किया है। इस योजना के तहत इन 14 प्रजातियों को हिमालय एरिया से लाया जाएगा। 4 साल तक इन्हें साइंटिफिक लैब्स में बड़ा किया जाएगा, फिर इन्हें दोबारा नेचुरल हैबिटेट मतलब प्राकृतिक जगह में लगाया जाएगा। तो किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तराखंड में। सी आंसर। अदिति चौहान ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इंडियन वुमेन फुटबॉलर अदिति चौहान ने 17 साल के करियर के बाद हाल ही में संन्यास की घोषणा करी। इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम की गोलकीपर भी रह चुकी हैं। वे भारत की पहली प्लेयर थी जिन्होंने यूरोप में क्लब फुटबॉल खेला था। तमिलनाडु से आती है ये। इंडियन फुटबॉल टीम में गोलकीपर थी, तो फुटबॉल से संबंधित हैं। अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ICC ने हाल ही में अनाउंस किया है कि अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। ये फाइनल्स 2027, 2029 और 2031 में खेले जाएंगे। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। इसके 3 एडिशन हो चुके हैं। पहले एडिशन का विनर रहा था न्यूजीलैंड, दूसरे एडिशन का विनर रहा था ऑस्ट्रेलिया और तीसरे एडिशन का हाल ही में अभी विनर कौन बना है? साउथ अफ्रीका बना है। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। रिसेंटली जो 3rd एडिशन था इसका 2023 से 2025 के बीच में, उसका विनर साउथ अफ्रीका रहा है। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया उसने और ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट 3 चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसके द्वारा बनाया जा रहा है? किसके द्वारा बनाया जा रहा है? चाइना के द्वारा। चाइना ने यारलुंग सांगपो नदी पर एक नया बांध बनाना शुरू किया है। भारत में यही नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इस बांध को नमचा बरवा नामक जगह के पास बनाया जा रहा है जो कि साउथ ईस्ट तिब्बत में स्थित है। भारत जो है इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे वाटर बॉम्ब भी कहा है। वर्तमान में सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? 3 गॉर्जेस डैम है। चाइना में ही है ये। इसकी कैपेसिटी 22,500 मेगावाट की है। और जो नया बांध अभी बन रहा है यारलुंग सांगपो डैम, इसकी जो कैपेसिटी होगी संभावित वो होगी 60,000 मेगावाट। यहाँ पर चाइना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से लिए हैं? तो USA की बोइंग ने भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच भेजा है। इस बैच में 3 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये हेलीकॉप्टर्स हिंडन एयर फोर्स स्टेशन उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। और कहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे? जोधपुर में डिप्लॉय किए जाएंगे। भारत जो है बोइंग से 6 हेलीकॉप्टर्स लेगा। इसके लिए भारत ने बोइंग के साथ 2020 में 4,000 करोड़ की डील की थी। अपाचे एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की होती है और रेंज होती है 500 किलोमीटर की। लड़ाई के समय 2.5 आवर तक हवा में रह सकता है। किस देश से लिए जा रहे हैं? USA। लास्ट क्वेश्चन आता है, IRDAI का नया अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया? तो अजय सेठ को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। IRDAI के चेयरमैन की बात करें तो पिछले 4 महीने से पद खाली था। हाल ही में अजय सेठ को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजय सेठ की बात करें तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी रह चुके हैं। 1987 बैच के IS ऑफिसर हैं। IRDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत में इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती हैं। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1999 में। यहाँ पर अजय सेठ बी आंसर। तो ये हमारे जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है सारी इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे करंट अफेयर हमने कवर करे हैं। वही क्वेश्चन मैंने लिए जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो एग्जामिनर का पैटर्न है करंट अफेयर को बनाने का, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करे हैं। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है फ्रेंड्स तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर PDF सेक्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड छोटा सा रिमाइंडर आप सबको फिर से दे दूँ, GS को लेकर अगर आप टेंशन में हो, GS को लेकर अगर आप एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करते हो तो फ्रेंड्स GS का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बना रखा है। मेरा 100 आवर GS का आप कोर्स ले सकते हो। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है GS को लेकर कि हम कम समय में इतना बड़ा कंटेंट कैसे कवर कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी होता है
टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना, जो कि मैंने आपको 100 आवर जीएस के माध्यम से प्रोवाइड कर रखा है। तो अच्छे से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स मैंने डिज़ाइन करा है। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, क्लास नोट्स भी दिए हुए हैं। तो जल्दी से कोर्स को एनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन दे रखा है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय।